अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से सलामती और बेशुमार बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, क्लास सेकेंड ईयर दैट इज़ 12th के लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 24 और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टॉपिक क्या है भाई, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे जीन की फ्रीक्वेंसी को किसी नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन अगर है, एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर एवोल्यूशन नहीं हो रही, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो उसमें कैसे तब्दीली आएगी। तो हमने हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अंदर कुछ हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि कुछ एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स अगर होंगे तो एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी बेटा? एवोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो वो कौन से हैं जी? तो नंबर 1, देयर आर मैनी फैक्टर्स जो जीन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स, लेकिन पुत्र जो 5 फैक्टर्स हैं, दोज अफेक्ट्स होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स टू सिग्निफिकेंट डेविएशंस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से जो 5 हैं वो बहुत नुमायां तब्दीली के साथ किसी पॉपुलेशन में नुमायां तब्दीलियों का बायस बनते हैं। और वो 5 फैक्टर्स आपकी किताब में कौन से हैं? वो 5 फैक्टर्स हैं जी। नंबर 1 म्यूटेशन। नंबर 1 म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन तमाम चेंजेस की एक अल्टीमेट सोर्स है। जब एक जीन में ही तब्दीली आ जाए, एक जीन के अंदर ही उसके कोड्स बदल जाएं, तो जाहिर सी बात है जब जीन बदलेगी तो वो जीन जिस प्रोटीन को बना रही है वो प्रोटीन की नेचर चेंज हो सकती है। क्लियर हो गया? तो जो अल्टीमेट सोर्स है, जो मेन सोर्स है, वो है जीन की म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो जाए तो बाकी के दूसरे फैक्टर्स हो या ना हो, एक अल्टीमेट चेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? चेंज आ जाएगी। एंड व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज द चेंज इन द कोड्स ऑफ द जीन। नंबर 2, म्यूटेशन अकर रेयरली। उत्तर जी, म्यूटेशन बहुत रेयर होती है कि म्यूटेशन हो, बहुत कम चांसेस हैं इसके कि म्यूटेशन हो। पॉइंट 3, अलोन म्यूटेशन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी मच। अब बेटा अगर हम सिर्फ म्यूटेशन ही पर डिपेंड करके बैठ जाएं तो ओवरऑल पॉपुलेशन में अलील की फ्रीक्वेंसी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि म्यूटेशन रेगुलरली नहीं होती। डन? तो पॉइंट 1 अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। पॉइंट 2 म्यूटेशन अकर रेयरली। पॉइंट 3 अलोन म्यूटेशन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी मच। तो म्यूटेशन हमारा फिनिश हुआ। बहुत कॉम्पैक्ट लिखा हुआ बुक में, मैं आपको उसके जुमले तोड़ कर बता रहा हूँ। डन? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। नंबर 2 म्यूटेशन कभी कभार होती है। नंबर 3 अकेली म्यूटेशन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी मच। क्लियर? ले जी, अगला आया वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन। अब जो अगला फैक्टर है जो किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में तब्दीलियों का बायस बन सकता है, किसी ख़ास पॉपुलेशन में तब्दीलियों का जो बायस बन सकता है, तब्दीली की वजह बन सकता है, वो है
म्यूटेशन, ओ सॉरी माइग्रेशन, बेटा वेरी पोटेंट, पोटेंट मतलब जबरदस्त, कारगर, इफेक्टिव, वेरी पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज, वेरी पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज है। लेकिन पुत्र माइग्रेशन का क्या मतलब है कि मैं एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं। अब मेरे बच्चों, अगर मैं लाहौर से उठकर इस्लामाबाद चला जाता हूं और जाकर कहता हूं जी मैं इस्लामाबाद में शादी कर लूँगा, तो कोई इतना मेरी जो ख़ानदान है, मेरी जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर कोई इतनी ख़ास चेंज आने वाली नहीं है। तो माइग्रेशन मैं कर रहा हूँ लोकली, इसको मैं क्या बोलूँगा, लोकली विद इन पाकिस्तान। हाँ, लेकिन अगर मैं फ्लाई करके किसी और मुल्क चला जाऊँ, फॉर एग्जांपल अफ्रीका चला जाऊँ और अफ्रीका में जाकर शादी कर लूँ, तो पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंज आएगा। पॉपुलेशन की जीन पूल में, मेरे ख़ानदान की पॉपुलेशन की जीन पूल में ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो जो है मेरा बेटा, तो कहता है माइग्रेशन लोकली प्रिवेंट्स एवोल्यूशनरी चेंजेस। अगर लोकल माइग्रेशन हो रही है, एक ही मुल्क में सिर्फ शहर तब्दील किया जा रहा है, या फिर मैं शादमान से उठकर शाहजमाल चला जाऊं या शाहजमाल से समनाबाद चला जाऊं, तो पॉपुलेशन के जीन पूल में कोई इतना फ़र्क नहीं आने वाला। तो बेटा लोकल जो माइग्रेशन है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क डालना है तो या तो इमिग्रेशन करनी पड़ेगी या फिर एमिग्रेशन करनी पड़ेगी। तो एमिग्रेशन, व्हाट इज एमिग्रेशन? गोइंग आउट ऑफ कंट्री। तो या तो मुझे कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा, मुझे कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा, दैट इज एमिग्रेशन, या फिर इमिग्रेशन करानी पड़ेगी। व्हाट इज इमिग्रेशन? कमिंग इन टू कंट्री। या तो मैं इस मुल्क से निकलूं, किसी दूसरे मुल्क में एंट्री दूं, तो एंट्री देने को इमिग्रेशन और किसी मुल्क से निकलने को एमिग्रेशन कहेंगे। तो अगर ये एमी और इमिग्रेशन हो तो फिर इफेक्टिव चेंज आ सकता है किस में? तो दिस कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन जीन पूल, दिस कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन जीन पूल। अपनी किताब के साथ साथ मेरा बच्चा उतरते चाहिए। क्लियर हो गया जनाब? नंबर 3 है जी जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट बड़ा इजी लगेगा अगर आप इसको उल्टा पढ़ो तो। कहता है इन सम पॉपुलेशंस, कुछ पॉपुलेशन में फ्यू इंडिविजुअल्स, इन सम पॉपुलेशंस फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी घर औलाद नहीं होती। जब उनके घर औलाद नहीं होगी तो मतलब उन्होंने अपनी जीन्स, अपने क्रोमोसोम्स अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल ही नहीं किए। उन्होंने अपनी जीन्स, अपने क्रोमोसोम्स अगली नस्ल में मुंतकिल ही नहीं किए। तो बच्चों, इन स्मॉल पॉपुलेशंस फ्यू इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस, और एक ना एक दिन कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, उन्होंने मरना है। तो जब वो फर्द मरेगा तो वो पीछे अपनी रेस, वो पीछे अपनी नस्ल छोड़कर नहीं मरा, तो नतीजा उसकी जो जीन्स हैं, द जीन्स ऑफ दैट इंडिविजुअल आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से उस शख्स की जीन्स लॉस्ट हो जाएंगी। उस शख्स की जीन्स क्या हो जाएंगी बेटा? लॉस्ट हो जाएंगी। तो वो अब देखा, पॉइंट सी से ऊपर चलते हैं। सो देयरफॉर व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? इट इज एक्चुअली अ लॉस ऑफ पर्टिकुलर अलील फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो कोई खास जीन, कोई खास अलील पॉपुलेशन से उसका लॉस्ट हो जाए, पॉपुलेशन से उसका लॉस हो जाए, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। डन? तो what is genetic drift? It is actually a loss of particular allele from the population. कैसे लॉस होगा? मैंने कहा है कि if small population few individuals fail to reproduce and genes are lost from the population. अब इस तरह क्या होगा
पता लगा कि किसी क्रोमोसोम के एक खास पॉइंट पर एक खास जीन हुआ करती थी, वो पॉपुलेशन के उस लोकस पर वो जीन मौजूद नहीं है। क्रोमोसोम के ऊपर वो पॉइंट जहां पर पोजीशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड जीन लोकस। तो पता लगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स आ गई एट अ लोकस दैट अकर्स बाय अ चांस, और चांस क्या था कि रिप्रोडक्शन नहीं हो सकी, वो बांझ था या वो फिटेस्ट नहीं था, उसको कहीं से, यानी वो फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी गर्दनों वाले जिराफ्स बड़ी गर्दनों वाली जीन लेकर वो पत्ते वगैरह खाते रहे, तो छोटी गर्दनों वाले जो जिराफ्स थे वो मर गए। जब वो मर गए तो छोटी गर्दन की जो जीन थी वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, पॉपुलेशन से लॉस हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो छोटी गर्दन वाली जीन पॉपुलेशन से लॉस्ट हो गई। इजी मेरा बच्चा। तो ये मैंने अभी अपने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट करवाया है। अब मैं आपको करवाने लगा हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि टोटल कितने हैं जी? 5। मैं पॉज कर रहा हूँ, आप अपनी किताब के टेबल में से रीडिंग कर लो और उसके बाद I'll be back with point number 4 and 5. ओके जी मेरे बच्चों, मैं वापस हूँ नंबर 4 और नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो जनाब नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है जी, एक तो मेरा मार्कर गिरता रहता है। लो बच्चों, नंबर 4 है जी नॉन रैंडम मेटिंग। नंबर 4 है जी नॉन रैंडम मेटिंग। अब रैंडम मेटिंग क्या थी पुत्र? रैंडम मेटिंग में मैंने अपने बच्चों को बताया कि वही जो पुरखों से ज़माना चलता आ रहा है, मतलब एक पॉपुलेशन सिर्फ अपनी ही अंदर, उसके मेल्स और फीमेल्स अपनी ही पॉपुलेशन के अपने ही अंदर मेल्स और फीमेल्स ब्रीडिंग करते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तवज्जो है बेटा, इसको रैंडम मेटिंग कहेंगे। रैंडम मेटिंग क्या है? रैंडम मेटिंग को इनब्रीडिंग भी कहते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रैंडम मेटिंग क्या है। तो रैंडम मेटिंग का दूसरा नाम क्या है बच्चा? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग से मुराद के उसी पॉपुलेशन के मेल उसी पॉपुलेशन के फीमेल के साथ ब्रीडिंग करते जा रहे हैं और कोई नई वैरायटी नहीं आ रही। इससे क्या होगा बेटा? एक वक्त आएगा, इट विल लेसन हेट्रोजाइगोट्स। अंदर हेट्रोजाइगोट नहीं रहेगा बेटा, या तो कैपिटल ए बनता जाएगा या स्मॉल ए बनता जाएगा, और हेट्रोजाइगोट्स बड़े कम आएंगे। दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए बड़े कम आएंगे। और तो और मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी अलील्स भी हैं, कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जिनकी मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अलील्स हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन में कोई उनमें से चंद हैं तो बस वो पॉपुलेशन में वो 300 अलील्स में से कोई सी दो उस पॉपुलेशन में घर कर जाएंगी बेटा, फिक्स अलील बनती जाएंगी। क्या बनती जाएंगी? फिक्स अलील। तो बच्चों, इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टन जीनोटाइप्स ही बस वो ही आपस में मेट करते रहेंगे विद वन अनदर। तो ये इन ब्रीडिंग का नुकसान आप समझ लें कि इन ब्रीडिंग का क्या नुकसान है कि एक ही किस्म के, यानी कि कुछ बस सर्टन जीनोटाइप्स ही आपस में क्या करते जाएंगे? क्रॉसेस करते जाएंगे और वही सर्टन जीनोटाइप्स बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अक्सर औकात कज़न मैरिजेस में होता है कि डॉक्टर आके कहता है जी थोड़े घर मुंडा होया, वो आगे से शौहर कहता है मैं नहीं शक्ल वेखनी है, और डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं वेखनी? कहता यहाँ दादे ते होना या नाने ते होना भाईजान, साढ़े घर च इक्को जिहियां शक्लां, इक्को जिहियां खसलतां, इक्को जिहियां हर चीज़ां ने। वो किस वजह से? इन ब्रीडिंग की वजह से, कज़न मैरिजेस की वजह से। तो इन ब्रीडिंग रैंडम मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरा बच्चा? रैंडम मेटिंग। क्लियर हो गया? तो फिर इससे तो अब आप जान चुके होंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन रैंडम मेटिंग। तो नॉन रैंडम मेटिंग क्या है कि एक पॉपुलेशन का इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ ब्रीडिंग करे, तो फिर पता लगेगा कि उनके अंदर जो फिक्स्ड एलील्स हैं और इनके अंदर जो फिक्स्ड एलील्स हैं, वो दोनों का जब हेट्रोजाइगोट ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो कुछ वैरायटी वाला होगा। वो कुछ कौन सा होगा बेटा? वैरायटी वाला।
तो पुत्र इफ नॉन रैंडम मेटिंग अकर्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड। तो नॉन रैंडम मेटिंग, ये जात पात, ये तमाम चीज़ें ये ख़त्म होनी चाहिए बेटा, वरना याद रखें ये जात पात चक्कर की, इन चक्करों में एक ख़ानदान अपने आने वाली नस्लों में पुत्र बीमारियां फैला रहा है। ये जात पात, ये तफरुके सारे ख़त्म होने चाहिए। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आया पुत्र सिलेक्शन। क्या मेरा बच्चा? सिलेक्शन क्या था कि जिन दो ऑर्गेनिजम्स ने आपस में मेट करना है, ठीक है, एक जिसका स्पर्म और एग आना है, अब उसको अगर तो कोई ब्रीडर चुनता है तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगी, और अगर उसको एनवायरनमेंट चुनता है तो वो नेचुरल सिलेक्शन होगी। जैसे मेल और फीमेल जिराफ को, जो कि लंबी गर्दनों लॉन्ग नेक्ड वालों को किसने चुना था? नेचर ने चुना था। तो अगर नेचर चुनती है, और शॉर्ट नेक वालों को नेचर ने मार दिया था क्योंकि घास पर कैद पड़ा था, तो अगर नेचर चुने तो नेचुरल सिलेक्शन, अगर ब्रीडर चुने तो क्या? वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सिलेक्शन वर्ड का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि छोटी गर्दनों वाले मारे गए और उन्होंने कम बच्चे अपने छोड़े, जो जी भी रहे थे उन्होंने, चलो फर्ज कर लो कि बीच में कोई एक आधे के घर बच्चा हो गया, साथ ही वो मर गए, तो छोटी गर्दनों वालों ने कम बच्चे छोड़े। लेकिन लंबी गर्दनों वालों की लाइफस्टाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो वाले जो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ्स थे, वो जब घास पर कहत पड़ा तो वो किसको खाते रहे? पत्तों को। तो पता लगा लंबी गर्दनों वाले जिराफ्स में मेटिंग होती रही और उन्होंने ज़्यादा सारी प्रोगेनी छोड़ दी। ज़्यादा सारी प्रोगेनी से मुराद प्रोगेनी से मुराद ऑफस्प्रिंग, मतलब औलाद छोड़ दी। क्या छोड़ दी बेटा? औलाद। तो पता ये लगा कि सम इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स लीव मोर प्रोगेनी, दैट इज दे विल लीव मोर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इन द पॉपुलेशन। तो जो इंडिविजुअल्स जिनके घर ज्यादा औलाद हो रही है, जिनके घर 6-6, 12-12 बच्चे हैं, उन्होंने पॉपुलेशन में अपनी जीन्स ज्यादा तरीकों से छोड़ी हुई, मतलब कि ज्यादा अपनी औलाद की शक्ल में छोड़ी हुई। तो सम इंडिविजुअल्स लीव मोर प्रोगेनी, वो ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। मोर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इन अ पॉपुलेशन, मोर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इन अ पॉपुलेशन, वेल दिस इज कॉल्ड व्हाट? सिलेक्शन। तो इस अमल को क्या कहते हैं? सिलेक्शन। अब अगर ये प्रोगेनी इंसान के जरिए डिजायर्ड ब्रीडर्स के डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाली प्रोगेनी हो तो वो क्या होगी बेटा? आर्टिफिशियल। और अगर एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर रहा हो कैरेक्टर्स ब्रीडिंग के लिए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन। लो मेरा बच्चा, इसके बाद आपकी किताब में एक टॉपिक आ रहा है, वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। बेटा वो बहुत ही इजी है, उसकी रीडिंग करें, 1 या 2 दफ़ा हाथ में डिक्शनरी या फिर गूगल करते रहिए, ठीक है ना। तो जब आपके हाथ में गूगल है, यू कैन सर्च एनीथिंग यू वांट बेटा, गॉट इट। तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपने खुद से पढ़ना है और बड़ा इजी सा है। अगर उसके मीनिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है मेरा बच्चा। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाज़त दीजिए। चैप्टर नंबर 24 का ये लास्ट लेक्चर था, 24 ख़त्म हुआ, ठीक है बच्चों। जीते रहिए। कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया हो तो ये याद रखें, ये मैं आपकी लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ये मैं आपका समझ लें कि टॉकिंग बुक हूँ, मैं बोलती हुई बुक हूँ। याद नहीं हो रहा, मुझे सुन लो, गॉट इट। मुझे देख लें, बोर्ड पर देख लें, मुझे देख लें या मुझे सुन लें, गॉट इट। मैं आपके लिए और कुछ नहीं तो एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ बेटा आपकी किताब की। लो मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। खुदा हाफिज़।